अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बचपन में तन्हा रहती है और फिर दो लड़कों से दोस्ती कर लेती है। ये दोस्ती बहुत अच्छी होती है, वो दोनों ही उसको पसंद करने लगते हैं। लेकिन फिर अचानक ऐसा होता है कि उस लड़की का बाप उसकी शादी किसी और से तय कर देता है। क्या उस लड़की की शादी वहां हो पाएगी जहां उसके बाप ने शादी तय की है? उन दोनों लड़कों की मोहब्बतों का क्या होगा, जो दोस्त भी थे और उससे मोहब्बत भी करते थे। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं कि जब सच्ची मोहब्बत और लगन हो, किसी न किसी तरह से आपको वो मोहब्बत मिल ही जाती है। लेकिन ये कहानी हेर फेर में कैसे बदली और कहां कहां तक पहुंची, ये सब कुछ जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। अनोशे मेरे चचा की बेटी थी। वो अपने वालदैन की इकलौती औलाद थी, बहुत हसीन और हंसमुख। जब 11 बरस की हुई तब अल्लाह ताला ने उसको एक प्यारा सा भाई अता किया। जिस दिन फैसल पैदा हुआ, अनोशे की खुशी देखने वाली थी। वो तो फूले नहीं समाती थी। जो बच्चा अरसा तक घर में तन्हा रहे और कोई साथी ना हो, उसको अपने हम उम्रों के साथ खेलने की बड़ी हसरत होती है। अनोशे की परवरिश में चचा और चाची ने कोई कमी नहीं रखी थी, ताहम छोटे बहन भाई की कमी ने उसको महरूमी का शिकार कर दिया। जब फैसल आया, गोया उनके घर में बहार नौ ने कदम रखा। अब घर की खुशियां दोबाला हुईं। अनोशे अपने नन्हे मुन्ने भाई से बेहद प्यार करती थी, हर वक्त उसको गोद में लिए रहती थी। उसके बचपन तक हम उन लोगों के साथ रहे, लिहाजा पल पल की खबर थी। लेकिन जब अब्बू ने इंग्लैंड शिफ्ट होने का सोचा तो जुदाई के ख्याल से मैं बहुत अफसुर्दा हुई। एक मैं ही उसकी वाहिद सहेली थी। हम इंग्लैंड में 20 साल रहे और जब इतनी मुद्दत बाद मैं अपनी उस कज़न से मिली तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। मैंने हैरत से कहा, अनोशे, तुम वो नहीं लगती हो जैसा मैंने छोड़ा था। आखिर ऐसे क्या तगय्युरात ज़माना रहे कि वक्त ने तुमको इतना बदल डाला है। उसने जो बताया अब उसकी ज़ुबानी सुनिए। रफ़िया, तुम जानती हो कि अब्बू मुझसे कितना प्यार करते थे। वो लाड प्यार के साथ साथ ये भी चाहते थे कि मैं पढ़ूं लिखूं, जबकि उन दिनों लड़कियों के लिए पढ़ाई को हमारे ख़ानदान में गैर ज़रूरी समझा जाता था। जिन दिनों मैं छठी क्लास में थी, तुम ही मेरी वाहिद दोस्त थी। जब तुम चली गईं, मैं बहुत उदास रहती थी। क्लास की लड़कियां अजीब थीं, वो मेरे मिजाज की ना थीं, मुझे एक भी समझ ना सकी। तभी मैंने अपनी क्लास के लड़कों से दोस्ती कर ली। ये दोनों मुझको समझते थे। मेरी उनके साथ खूब बनी। एक का नाम अमजद था और दूसरा साजिद था, जो मेरी खाला का बेटा था। बीए तक हमने साथ पढ़ा। उनके होते फिर मुझको किसी दोस्त की ज़रूरत ना रही, बग़ैर इस हकीकत को समझे कि मैं लड़की हूँ और वो लड़के हैं। बतौर अच्छे इंसानों के हमारी खूब निभती थी, चूँकि वो अच्छे अतवार के मालिक थे। अम्मी अब्बू ने भी कोई एतराज़ ना किया। जब चाहते मुझसे मिलने घर आ जाते। वालदैन ने रोक टोक भी ना की। वो जानते थे कि मेरे ये दोनों दोस्त बहुत अच्छे किरदार के मालिक हैं। जब बीए के पर्चे हो रहे थे, असगर अंकल लंदन से आए और अपने बेटे रमीज़ के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। मुझसे अम्मी ने पूछा, जैसे आप लोगों की मर्जी। मैंने जवाब दिया, क्योंकि दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मेरे दिल में किसी की मोहब्बत नहीं थी, इसलिए कहीं भी शादी मेरे लिए कोई मसला नहीं था। यूं भी मैं वालदैन की मर्जी से शादी करना चाहती थी, ताकि उम्र भर उनकी दुआएं मेरे साथ रहें। बीए के इम्तिहान ख़त्म हो गए तो 1 माह बाद ही मेरी मंगनी की तैयारियां होने लगी। असगर अंकल अब्बू के बचपन के दोस्त थे, लिहाजा उन्होंने उनके बेटे रमीज़ को देखा तक नहीं और मेरी मंगनी धूमधाम से कर दी। मंगनी में ख़ानदान के लोग, रिश्तेदार और अब्बू के दोस्त मिलने वाले भी मदऊ थे। लेकिन मैंने सिर्फ अमजद और साजिद को बुलाया था। उनके सिवा मेरा कोई और दोस्त था तो वो तुम थी, लेकिन तुम बहुत दूर थी। मैं अपनी मंगनी के दिन खुश थी। सामने रमीज़ की तस्वीर रखी हुई थी। वो तस्वीर में खूबसूरत लग रहा था और बहुत दिलफरेबी से मुस्कुरा रहा था। उसके वालदैन मौजूद थे, मगर उसको छुट्टी ना मिली थी, लिहाजा वो लंदन में था। मैं बार बार रमीज़ की तस्वीर की तरफ देखती थी और मुस्कुरा देती थी। सोचती थी तस्वीर इतनी दिलकश है, खुद जाने कितना दिलकश होगा। उस रोज़ मैं खुश थी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हो गया
कि मेरी इस खुशी को मेरे दोनों दोस्त पूरी तरह शेयर नहीं कर रहे। वो खुश नहीं लग रहे थे। अमजद और साजिद के चेहरे पर उदास मुस्कुराहट थी। साफ जाहिर हो रहा था कि इस पुरमुसर्रत मौके पर गमज़दा व अफसुर्दा हैं। मुझे उन्हें देखकर बेहद गुस्सा आया कि ये क्यों खुश नहीं है। अगर उनको मेरी खुशियों का ख्याल नहीं तो कम से कम ज़माने के लिए ही दिल खोल कर हंसें, ताकि किसी को ये एहसास ना हो कि उनको मेरी मंगनी पर दुख है। भरी महफिल में 2-4 बार मैंने उनको शिकायती नज़रों से ज़रूर देखा, लेकिन अपना मूड ख़राब नहीं किया, क्योंकि महफिल में आए बाकी मेहमानों का भी मुझको पास था। खैर, ये तकरीब आसान तरीके से तमाम हो गई। बाद में मैंने अपने दोनों दोस्तों की खिंचाई की कि तुम लोगों ने ऐसा मूड क्यों बनाए रखा था जैसे मेरी मैयत पर आए हो। वो चुप रहे, शायद उनके पास इस बात का कोई जवाब ना था। अब घर में शादी की तैयारियां होने लगी, क्योंकि 2 माह बाद शादी की तारीख रख दी गई थी। अम्मी और मेरे रोज़ाना बाजार के चक्कर लग रहे थे। वक्त कम था और काम बहुत थे। हम अपनी खुशी में मगन थे कि वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और टाइम गुजरने का एहसास भी ना हो रहा था। जब शादी में 1 हफ्ता रह गया, अचानक एक रोज फोन की घंटी बजी। मैं करीब थी, लिहाजा फोन उठा लिया। पूछा कि आप कौन हैं? जवाब मिला, बेटी अनोशे, मैं आपका अंकल असगर बोल रहा हूँ, लंदन से। आपके अब्बू कहाँ हैं? मैंने कहा वो अपने कमरे में हैं। आप होल्ड करें, अभी उनको बुलाती हूँ। मैंने अब्बू को बुलाया। उन्होंने फ़ोन उठाया। मैं दूसरे कमरे से फ़ोन सुन रही थी। अंकल कह रहे थे, यार सईद, मैं तुमसे और बेटी अनोशे से बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मेरे बेटे रमीज़ ने शादी से इनकार कर दिया है। वो यहाँ ही किसी लड़की के साथ अपनी पसंद की शादी करना चाहता है। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरी शादी के कार्ड तकसीम हो चुके थे। सबको पता चल चुका था कि मेरी शादी रमीज़ से हो रही है। अब्बू के दिल पर तो क़यामत गुजर गई और वो फ़ोन रखते ही नीचे गिर गए। अम्मी और मैं फ़ौरन उनको लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टरों ने बहुत जिद्दोजहद की। अब्बू जिंदा तो बच गए, मगर नई जिंदगी उनको अधूरी मिली। उनको फालिज का अटैक हो गया था। डॉक्टर जुबैर ने जी जान से अब्बू की देखभाल की। वो हमारे फैमिली डॉक्टर भी थे। जब अमजद को खबर मिली, वो फ़ौरन अब्बू को पूछने घर आया। तब उसको पता चला कि मेरे बाप पर क्या क़यामत गुजरी है। शादी में 2 दिन बाकी थे, कार्ड बढ़ चुके थे। अब्बू कह रहे थे कि सबको इत्तला कर दो कि शादी मुलतवी हो गई है। लेकिन अमजद ने कहा, अंकल, अगर आप बुरा ना माने एक बात कहूँ? ज़रूर कहो, बाबा जान ने जवाब दिया। कुछ हिचकिचाते हुए वो गोया हुआ, अंकल, मैं कॉलेज के ज़माने से अनोशे को पसंद करता हूँ। मेरे अंकल और आंटी चाहते थे कि तालीम मुकम्मल हो तो वो रिश्ते की बात करने आए, मगर ये तकदीर थी कि हमारी दरख्वास्त करने से कबल ही आपने अनोशे की किस्मत का फैसला कर दिया। अब्बू के चेहरे पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने इशारे से अमजद को अपने बहुत करीब किया और सर पर हाथ रखा। बोले, मुझे मंजूर है, कार्ड बट गए हैं। अगर इतनी जल्द तैयारी हो सकती है तो फिर शादी मुलतवी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दुल्हे का नाम तब्दील करना होगा। अमजद को मेरे वालिद साहब बचपन से जानते थे, क्योंकि उसके अंकल भी अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त थे। अमजद खुद एक समझदार, लायक और जिम्मेदार लड़का था। उसके चचा ने पाला पोसा था। वालिदैन अरसा पहले एक हादसे में गुजर गए थे। वो अपने चचा के साथ उनके कारोबार में शरीक हो गया था और बहुत मेहनत से बिजनेस को संभाल रहा था। अमजद का बचपन अब्बू के सामने गुजरा था। घर भी ज्यादा दूर ना था। मेरी उसके साथ बचपन की दोस्ती थी। तभी वालिद साहब ने फौरन हामी भर ली। लिहाजा शादी की तैयारियां जो रमीज के लिए हो रही थीं, अब उनका रुख अमजद की तरफ हो गया। यूं वक्त मुकर्ररा पर मैं दुल्हन और रमीज की बजाय अमजद दुल्हा बन गया। ये सब तकदीर के खेल होते हैं। मैं अब भी खुश थी। जिस दोस्त की तरफ ध्यान ना दिया था कि ये भी जीवन साथी हो सकता है, वो अब मेरा जीवन साथी था। शादी के बाद मुझे रमीज के खो जाने का कोई अफसोस ना हुआ कि मैं उससे कभी मिली तक नहीं। ताहम अमजद मुझे पाकर निहाल थे। लगता था दुनिया जहान की दौलत उनको मिल गई है। अब कॉलेज की बातें याद आती। अक्सर कहते थे, सुनो अनोशे, एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत है, मुझको दिलो जान से पसंद है। सच्ची बात यह है कि मुझको उसकी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं मिलते। ऐसा है कि मैं तुमको उसका हुलिया बता देता हूँ। बड़ी बड़ी आंखें और खड़ी नाक, गुलाबी रंगत और कद काठ बेमिसाल। बस ये कहना चाहिए हूर है। तुम जैसी बदशक्ल नहीं,
अगर जलो नहीं तो उससे मेरी शादी करा दो। इस बात पर मैं बिगड़ जाती कि जाओ, मैं नहीं मिलती तेरी उस हूर से, तुमने मुझे क्यों बदशक्ल कहा। अब अमजद कहते, तुम ही वो हूर थी जो मुझे मिल गई। खुदा का जितना भी शुक्र करूं कम है। जितनी वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करते थे, खुद वो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थे। गोरे चिट्टे, लंबे चौड़े, सुर्खो सफेद। लोग हमको देखकर खुश होते कि कैसी मिसाली जोड़ी है। 1 साल शादी का हंसी खुशी यूं गुजर गया कि पता ही ना चला, और फिर शादी की सालगिरह आ गई। उन्होंने मुझे डिनर पर ले जाने का वादा किया था। मैं तैयार हो गई। कहने लगे, आज बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल पहले दिन की दुल्हन की तरह। वो मुझे होटल ले गए जहां साजिद पहले से मौजूद थे। अनुषे, तुमको सरप्राइज देना चाहता था, तो ये रहा वो सरप्राइज। मैंने साजिद को मदऊ कर लिया था तुमको बताए बगैर, ताकि दोस्त को अचानक देखकर ज्यादा खुशी हो। साजिद को देखकर मैं खुश भी हुई और हैरान भी, क्योंकि मेरी शादी पर साजिद आया और ना बाद में मिला। मैं अक्सर उसको याद करती, मगर साजिद ने मसरूफियत का बहाना बना लिया था। आज जाने कैसे अमजद के इसरार पर आ गया था। वो मेरे लिए तोहफा भी लाया था। मैंने कहा, साजिद कहाँ गए हुए थे कि फिर नहीं आए, और मैं तुमसे नाराज हूं, इसलिए तोहफा ना लूंगी। बोला, गांव चला गया था, अम्मा बीमार थी ना, छोटी बहन की शादी करनी थी, बस इन्हीं चक्करों में फंसा रहा। खाला जान अब कैसी हैं, और क्या हो गई है गुड़िया की शादी? मैंने पूछा। हाँ, हो गई। अम्मा भी ठीक हैं और तुमको बहुत याद करती हैं। अब गांव जाओ तो उनको जरूर ले आना। मैंने वादा लिया। डिनर के बाद हम लोग घूमते रहे, और जब थक गए तो साजिद को खुदा हाफिज कहा और घर आ गए। सुबह नाश्ता किया और फिर गिफ्ट खोला। बिल्कुल वैसी ही साड़ी थी जैसी अमजद मेरे लिए लाए थे। मैं हैरान रह गई और बोली, अमजद, है ना कितनी अजीब बात कि तुम दोनों की पसंद एक ही है, कि ऐसी ही साड़ी तुम भी लाए हो। बोले, हाँ, वाकई हमारी पसंद एक है। मेरी शरीके जिंदगी अपने ऑफिस चले गए। उनको गए अभी थोड़ी देर हुई थी कि फोन आया। ऑफिस के पास एक बिल्डिंग में बम धमाका हो गया है और पर मेरी दुनिया उजड़ गई। इस धमाके की जद में मेरा सुहाग भी आ गया और हम उनकी लाश भी ना पा सके। लोग उनके जिस्म के टुकड़े ढूंढते रह गए। इस बदनसीबी की मैं मुतहम्मिल ना हो सकी थी। खबर सुनते ही बेहोश हो गई। साजिद आया और मैं अस्पताल में बेहोश पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से होश दिलाया गया, मगर मुझ पर सख्ता तारी था। अम्मी अब्बू रुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी आंख में एक भी आंसू नहीं था। साजिद मुझसे बातें करने लगा, स्कूल और कॉलेज के ज़माने की बातें, अमजद की कही हुई बातें। तभी यकदम मैं रोने लगी। अब आंसू मुसलसल मेरी आंखों से बह रहे थे। उधर अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो भी अस्पताल में दाखिल करा दिए गए। फिर 1 हफ्ते में ही वो अपने खालिक हकीकी के पास चले गए कि मेरी बेवगी का सदमा नहीं सह सके। साजिद ने मुझे और अम्मी को संभाला, मेरा इलाज कराया, तंदही से मेरी अयादत करते रहे। मैं खाती थी और ना कुछ पीती थी, हंसती बोलती भी ना थी और अब रोती भी ना थी। जब अब्बू को ले जा रहे थे, मुझे चेहरा दिखाया गया, तब मैं जोर जोर से रोने लगी। एक दुख क्या कम था कि अब्बू का जख्म भी जिगर पर खंजर की तरह लगा। ये ऐसे वक्त में अगर साजिद सहारा न बनते तो मैं और अम्मी गम से पागल हो जाते। अमजद और अब्बू के चले जाने से हम बहुत तन्हा हो गए थे, चुपचाप रहने लगी। तभी गांव से खाला आ गई और हमारे घर रहने लगी। थोड़े से जो इख्तलाफात थे, इन हादसात पर वो ख़त्म हो गए। अब वो साजिद का घर बसाना चाहती थी, साथ ही मेरा और अपनी बहन का दुख भी बांटना चाहती थी, लेकिन अपने दिल की बात कहने से डरती थी। बिलाखिर साजिद ने अम्मी से जिक्र किया। अम्मी ने मुझसे बात की, मैंने इनकार कर दिया, मगर खाला और अम्मी ने रात दिन मुझको समझाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अम्मी ने कहा, अगर तुम हामी ना भरोगी तो मैं ज़बरदस्ती तेरी शादी साजिद से करा दूंगी। तुम्हारे भाई को इस दुनिया में भाई का सहारा चाहिए और मुझे बेटे का। साजिद से बढ़कर हमारा और कोई अपना और मुखलिस ना होगा। आखिरकार मुझे हाँ कहनी पड़ी कि उन दिनों मेरा छोटा भाई मुल्क से बाहर था। एक बार फिर मुझे दुल्हन बनना पड़ा। साजिद के जज्बात की पासदारी के लिए मैंने सिंगार भी किया, बनी संवरी और दुल्हन बनी, लेकिन मैं अमजद को नहीं भुला पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि साजिद को खुश रखूं, क्योंकि वो भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी कि अमजद ने की थी। दोनों की एक ही पसंद थी और वो मैं थी,
लेकिन दोनों बाहौसला, बाकिरदार और वज़ेदार थे कि उन्होंने भी अपने जज्बात का मुझसे शादी से कबल इजहार नहीं किया था। साजिद ने मेरा बहुत ख्याल रखा, यहाँ तक कि एक बार फिर मुझको अपनी मोहब्बत की ताकत से जिंदा कर दिया। पहले मैं खुद साजिद के होते भी अकेला महसूस करती थी और चुप चुप रहती थी। रफ्ता रफ्ता खाला जान और उनके इस लायक बेटे की मोहब्बत पाकर पहले जैसी अनोशे हो गई। चंद दिन खुशी के देखकर अम्मी बीमार पड़ गईं। काफ़ी इलाज हुआ, आखिरकार कैंसर की बीमारी तशखीस हुई। एक बार फिर गम के पहाड़ ने मुझसे टकराना था। खाला और साजिद ना होते तो मैं अम्मी से पहले मर गई होती। शुक्र है कि वो मेरे साथ थे तो मैं इस क़यामत को भी सह गई। अम्मी जान का 2 साल इलाज हुआ, जानलेवा हालात थे। उनकी आखिरी दिनों की तकलीफ देखी ना जाती थी। आखिरकार वो घड़ी आ पहुंची और अम्मी ख़त्म हो गई। उन दिनों फैसल लंदन में था। वो अम्मी का आखिरी दीदार ना कर सका कि ये परदेस बुरी बला है। अपने सूरत देखने को तरसते रह जाते हैं और फिर बग़ैर दीदार इस दुनिया से चले जाते हैं। आज मैं और साजिद खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खाला जान माँ की तरह हैं। उनके होते अम्मी का गम आधा रह गया है। खुदा का शुक्र है कि वो सिर्फ सास नहीं, खाला और माँ भी हैं, वरना मैं क्या करती। मेरे 3 बच्चे हैं। रफ़िया, तुम जानती हो कि बच्चे खुदा की कितनी बड़ी नेमत होते हैं। अगर ये ना हो तो जीने की उमंग भी ना रहे। अगर बच्चे ना हों तो इस दुनिया की खूबसूरती भी ना हो। लगता है इस दुनिया को अल्लाह ताला ने प्यारे प्यारे बच्चों ही की खातिर तख्लीक किया है। इनके होते अब मुझे कोई गम नहीं है। दुआ करती हूँ खुदा इनको लायक करे और अच्छा इंसान बनाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं हर कहानी में आपको सबक बताता हूँ, लेकिन आज आपसे पूछता हूँ कि आज की कहानी से आपने क्या सबक सीखा। कमेंट बॉक्स में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।